दर्शक बंधुओं, आज मैं उस प्रफुल्लित मन से आपके समक्ष नहीं आया हूँ जिस प्रफुल्लित मन से मैं आपके समक्ष आता रहा हूँ। पहले जब भी आया अपनी कविता के बारे में, अपने साहित्य के बारे में, साहित्यिक विचारों के बारे में व्यक्त करता था। आज एक घटना हुई जिसके कारण मेरा मन बहुत ही उद्विग्न है। लखनऊ में बराबर आता रहा हूँ 1970 से, 55 साल से। लखनऊ मेरा प्रिय शहर है और लखनऊ का मैं प्रिय कवि भी हूँ। पहले बनारस में था, फिर कलकत्ता में था, इन दिनों देहरादून में रहता हूँ, लेकिन जहाँ भी रहा लखनऊ मुझे बुलाता रहा, मैं आता रहा। इस बार की यात्रा मेरी थोड़ी अलग भिन्न हो गई, जो मैंने सोचा नहीं था। 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को एक पुस्तक का लोकार्पण था। डॉक्टर मनोरमा श्रीवास्तव, उनकी एक पुस्तक थी कर्ण पर, नाम व्यथा कौन्तेय की। इसी का लोकार्पण था। स्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सभागार, निराला सभागार। और उसमें मेरी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा ऐसे दर्शक आए थे जिनका एक एक व्यक्ति का आना महत्वपूर्ण था। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शंभुनाथ जी थे। अध्यक्षता उदय प्रताप सिंह जी कर रहे थे। उनके बगल में मैं बैठा हुआ था। बगल में कुलश्रेष्ठ जी थे, जो नाटक के बहुत बड़ी हस्ती हैं। और जो सभागार था, जिसको मैंने पहली बार देखा कि ओवरफ्लो कर रहा था, लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, और एक से एक साहित्यिक रुचि के काव्य प्रेमी सब उपस्थित थे। व्यथा कौन्तेय की एक ऐसा उपन्यास है जिसको मैं उपन्यास और महाकाव्य का संधिपत्र मानता हूँ। ये आत्मकथा नहीं है। इससे पहले कर्ण पर बहुत सारी लिखे गए पुस्तकें। सबसे ज़्यादा चर्चित तो है रश्मिरथी दिनकर जी की। उसके बाद शिवाजी सावंत की मृत्युंजय। मनु शर्मा बनारस के हुए हैं, उनकी भी है कर्ण की आत्मकथा। और इस तरह से कई पुस्तकें हैं जिन पर, जो कि कर्ण के विभिन्न पक्षों को लेकर के प्रकाशित करती है, विभिन्न चरित्र को। कर्ण एक अद्भुत चरित्र महाभारत का। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ठोकर ही खाई, फिर भी वो सबल बने रहे और तमाम विशेषताओं को होते हुए भी उपेक्षित रहे, टकराते रहे। और यही चरित्र जो है उनका, वो उन्हें महाभारत में विशिष्ट स्थान दिलाता है। इस पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में मनोरमा जी की खुद जो उनका जो अध्ययन था वो तो था ही, लेकिन मार्गदर्शन जो था वो शंभुनाथ जी का था। बहुत चाहते थे कि वो उनके सामने, उनके निर्देशन में ये पुस्तक प्रकाशित हो। उनके आशीर्वाद से ये पुस्तक प्रकाशित हुई, और वो भी प्रभात प्रकाशन से, जो एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक से एक वक्ताओं ने इसके बारे में बताए। व्यथा कौन्तेय की शीर्षक ही अपने में बहुत कुछ कह जाता है
कर्ण राधे भी थे, कौंतेय भी थे, लेकिन कौंतेय से जो पीड़ा उत्पन्न होती है कि कुंती का पुत्र होते हुए उन्हें इतना ज़्यादा सहना पड़ा, संकट सहना पड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा, यही इस शीर्षक का मर्म था। और ये शीर्षक दिया था आदरणीय शंभुनाथ जी ने। शंभुनाथ जी शुरू से इससे जुड़े हुए थे और चाहते थे कि ये पुस्तक लोगों तक पहुँचे। मनोरमा जी और उनके पतिदेव श्री DN लाल जी जो IAS रहे हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये सब लोकार्पण शीघ्र से शीघ्र हो, जिससे ये दोनों महस्तियाँ उदय प्रताप जी और शंभुनाथ जी दोनों उपस्थित रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। हम लोग गदगद थे कि इतना बड़ा लोकार्पण, इतना सफल लोकार्पण लखनऊ के इतिहास में बहुत कम हुआ है। अंत में केवल अध्यक्ष को बोलना था और मुख्य अतिथि बोल रहे थे। शंभुनाथ जी बैठे हुए थे। शंभुनाथ जी उन्होंने शुरू किया। दिनकर जी उनके प्रिय कवि, रश्मिरथी उनका प्रिय काव्य, वहाँ से उन्होंने लेकर के और मृत्यु को लेकर के, कृष्ण कर्ण के पीड़ा को लेकर के सब बातें कर रहे थे। अब बहुत उनका बोलना जो है, बहुत लोग आए थे उनको सुनने के लिए। ये उनकी विशेषता थी कि वो IAS होते हुए भी एक बहुत प्रखर विद्वान थे, गंभीर विद्वान थे, और अपनी बातों को रखने का उनका एक अलग ढंग था। इसको सुनने के लिए लोग आए थे। वो बात कर रहे थे, मैंने देखा मेरे बगल में ही वो नोट किया हुआ था उनका पॉइंट, और लगभग 60% अपना वक्तव्य वो दे चुके थे। कुछ पॉइंट बचे थे 30-40% जिस पर कि वो आगे बोलते। इसी समय अचानक देखा कि वो जो कुर्सी पर बैठे हुए थे और आगे माइक था टेबल पर, वो माइक के सामने ही टेबल पर लुढ़क गए। अब ये अप्रत्याशित घटना थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बगल में एक तरफ कुलश्रेष्ठ जी थे और एक तरफ अध्यक्ष उदय प्रताप जी थे। उदय प्रताप जी उम्र में बहुत ज़्यादा उनसे थे, वो करीब 90 से ऊपर के हैं, ये 80 के आसपास के हैं थे। अब जब ये घटना हुई तो सब अवाक, दौड़े इधर उधर होने लगा। फिर उनको नीचे लिटाया जाए, उनको लिटाया गया, पंपिंग की गई, लेकिन कुछ उससे लाभ नहीं दिखाई पड़ा। फिर वो अस्पताल का तुरंत एम्बुलेंस आया, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते जाते वो हम लोग की सीमा से बाहर निकल चुके थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जीवन में ऐसा भी होता है। एक सुना था मैंने, केवल सुना था, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में कि वो भाषण व्याख्यान करते करते वो चले गए थे। उनका भी प्रिय विषय था छात्रों के बीच बैठ करके उनको संबोधित करना। शंभुनाथ जी का भी प्रिय विषय था अपने साहित्यिक मुद्दों पर अपने साहित्यकार बंधुओं के साथ चर्चा करना। और जहाँ 100-150 साहित्यकार कलमकार बैठे हों, उनके बीच बात करने का एक अलग आनंद है। वो उसी आनंद को ले रहे थे और उसी आनंद को लेते लेते वो ब्रह्मानंद में लीन हो गए। हम लोग के लिए बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही दुखद। शंभुनाथ जी का जाना केवल एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का जाना नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ विद्वान का, साहित्य प्रेमी का, साहित्यकार का जाना। उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं। जब ये समाचार अखबारों में आया तो पुस्तक के लोकार्पण का गौण हो गया और ये मुख्य समाचार बन गया। जगह जगह से मुझे फ़ोन आने लगा, क्योंकि शंभुनाथ 3 हैं साहित्य में। एक तो थे बनारस के
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, तो वो उनका तो शंभुनाथ सिंह लिखते पूरा थे, इसलिए उनके कोई और वो उनका देहांत काफ़ी पहले हो चुका था। 2 जीवित थे हम लोग के समय, एक डॉक्टर शंभुनाथ जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे हिंदी के, और इस समय वो भारतीय भाषा परिषद में निदेशक हैं, और दूसरे डॉक्टर शंभुनाथ जी जो कि हमारे मुख्य अतिथि थे। तमाम फोन आने लगे कि वो कुछ लोग तो ये सोच करके कलकत्ता वाले शंभुनाथ जी का देहांत हो गया, बहुत से लोग था कि लखनऊ वाले के, अब सब पूछने लगे। मैं समझता हूँ कि क्या ऐसा भी कोई पुण्यात्मा हो सकता है साहित्यकार? मैंने आज तक किसी साहित्यकार के बारे में इस तरह से नहीं सुना कि अपने समाज के बीच बैठ करके अपनी प्रिय विषय पर बात करते हुए और चंद मिनटों में, क्षणों में उनका प्राण उड़ जाए, ये असंभव लगता है। हमने बहुत साहित्यकारों के बारे में सुना कि महीनों वो तड़पते रहे मृत्यु के लिए, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। कभी कभी ऐसा भी सुना कि वो अकेले उनका देहांत हो गया, लोगों को कोई उनके पास नहीं था। ये सारी त्रासदियां साहित्यकारों को झेलने पड़ी हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा भी साहित्यकार था जो कि सबके सामने और बात करते हुए चला गया। कितना सौभाग्यशाली ऐसी मृत्यु होती है। हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जब शंभुनाथ जी के बारे में सोचता हूँ कि शंभुनाथ जी कितने पुण्यभागी, उसका कारण क्या था? वो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक। आईएएस अधिकारियों के बारे में सामान्यतः धारणा होती है कि वो हिपोक्रेट होता है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, उसको करना पड़ता है उस तरह का। ये ऐसे अधिकारी थे जिनका भीतर जो है वो साहित्यकार था, और जिसका जो भी लाभ हो सकता है वो हमेशा करने के लिए तैयार थे। कोई भी उनके पास आ जाता था, कोई भी काम होता था, अपने स्तर से नीचे गिर करके भी उन्होंने किया है उपकार। यह शंभुनाथ जी का बड़ा भारी व्यक्तित्व था। मेरा पहला बहुत विस्तार से परिचय हुआ जब एक बार रायबरेली में बालकृष्ण मिश्र थे, उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम हुआ था जिसके मुख्य अतिथि वो थे। मुझे बालकृष्ण मिश्र सम्मान दिया गया था इनके हाथों ही। फिर जब हम लोग वहाँ से रायबरेली से चले तो उन्होंने कहा कि मेरी कार से ही चलिए आप। तो वहाँ से लखनऊ तक आए और इस बीच में काफ़ी विस्तार से बात हुई उनके बाद। कोई भी अधिकारी वाली बात ही नहीं, गंध ही नहीं। तो अधिकारी से बहुत ऊपर उठ करके जो एक साहित्यकार बनता है उसका नाम शंभुनाथ। मुझे परसों से जब ये घटना हुई, हर व्यक्ति के, मनोरमा जी के मन में होता कि ये देखिए मेरे कारण से, मैंने कहा नहीं, ये तो भवितव्य था और उस व्यक्ति को इसी तरह से जाना स्वीकार था। इससे अच्छी मृत्यु नहीं हो सकती किसी साहित्यकार की। कल उनकी अंत्येष्टि थी, मैं उसमें भी शामिल था, घर पर भी गया था, श्मशान गृह में भी गया था। लोगों के जो भाव देखे मैंने, वो अद्भुत भाव थे। ये बताता है कि वो व्यक्ति, उसने जीवन में कितना कुछ कमाया है, अर्जित किया है। पद पर रह करके कोई कुछ भी कर ले, अपना जितना भी अपना उपकार कर ले, लेकिन दूसरे के उपकार के लिए अपने को भुला करके काम करना बड़ा कठिन काम है। शंभुनाथ जी के बस की बात थी। अक्सर मैं मजाक में उनसे कहता था कि मेरा आपका सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि आप शंभुनाथ हैं
और मैं बुद्धिनाथ हूँ, बुद्धिनाथ माने गणेश होता है। शिव और गणेश का संबंध, बहुत हंसते थे, बहुत प्रफुल्लित होते थे। कहते थे नहीं आप हमसे बहुत बड़े हैं, रचनाकार आप बड़े हैं, जो भी आप कह दें मैं स्वीकार करता हूँ। और इस तरह से आत्मीयता का एक दौर, जब भी मैं लखनऊ आता था इधर, ख़ास तौर से DN लाल जी के, मनोरमा जी ने ये जो उपन्यास लिखा है उससे पहले 2 जीवनियाँ लिखी हैं जो मुझे जानकारी है। एक तो उदय प्रताप जी पर, उदय प्रताप सिंह जी पर, और एक शंभुनाथ जी पर। उनकी भी जीवनी उन्होंने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है वो। उस कारण से जब भी मैं आता था तो उनके घर जरूर जाता था। क्या सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत उनका घर और परिवार उनका उसी तरह से साहित्य के प्रति समर्पित, एक जो कुशल खेवैया होता है उस तरह से उन्होंने नाव को चलाया, परिवार के नाव को। वो देखते हुए भी, कार्यालय को देखते हुए भी, और उसके बाद इतना उत्तर प्रदेश में ये कहना भूल गया, जिस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में वो बोलते हुए चले गए, उसके निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान था। ये कहाँ संभव था? अपने प्रिय स्थान पर भी उन्होंने अंतिम सांस ली। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौभाग्य है कि उसके साथ उनका जीवन ही नहीं, उनकी मृत्यु भी जुड़ गई है। आज कहने को तो बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा सरस्वती पुत्र जाकर एक स्थान रिक्त कर गया जिसको पूरा करना संभव नहीं है किसी के लिए। कहीं भी कोई उत्तराखंड से ही एक टीम आई थी यहाँ पर, लोग किसी को सम्मानित करना था, बड़े व्यक्ति का। हुआ कि किससे सम्मानित कराया जाए। मैंने कहा कि जब शंभुनाथ जी हैं लखनऊ में तो उनको छोड़ करके दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और शंभुनाथ जी में विशेषता थी कि वो कभी भी अफसरी नहीं दिखाते थे। जहाँ हुआ अधिकतम समय वो दूसरे को समर्पित करते थे। किसी का भी आमंत्रण आ जाए, वो जगह छोटी हो बड़ी हो, कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब, तो उनको आत्मविश्वास था कि जब वो जाएंगे तो कार्यक्रम बड़ा हो ही जाएगा। इस कार्यक्रम में भी, समारोह में, लोकार्पण समारोह में वो आए थे, और आए ही नहीं थे, इस कार्यक्रम को तिथि वगैरह भी तय करने में उनका ही हाथ था। और उनके ही हाथों, जैसा कि लेखिका का संकल्प था कि उनके हाथों ही इसका लोकार्पण हो, व्यथा कौन्तेय की। तो एक महान नायक का स्मरण करते हुए, और बड़ी बात यह है कि जिस समय वो बोल रहे थे, अंतिम वाक्य बोल रहे थे, उस समय भी वो मृत्यु की ही चर्चा कर रहे थे, मृत्यु के विषय में ही विश्लेषण कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनको पहले से ही ये आभास था। बैठे थे बहुत बढ़िया, हम लोग पास पास ही बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब ये हुआ, कहीं से भी उनको ये नहीं था, उनको देख करके नहीं लगा था कि वो अस्वस्थ हैं। थोड़ी देर से जरूर आए थे वो, लेकिन आए थे तो दुरुस्त आए थे। मजाक किया, उनसे पहले मैंने अपना भाषण भी दिया, कविता पाठ भी किया, उसकी प्रशंसा भी उन्होंने की। और मुझे आज खराब लग रहा है कि वो मेरे लिए अंतिम काव्य पाठ था उनके जीवन में।
कहते हैं न कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लखनऊ के वो दृष्टिकोण थे जिसके अनुसार साहित्य रचा जाता था। प्राचीन से प्राचीन साहित्य से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, शास्त्र से लेकर के सबका जैसा उन्होंने मंथन किया हुआ था, वैसा दूसरा विद्वान यहाँ पर कोई नहीं है, साहित्यकार नहीं है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनके अंतिम क्षणों में मैं उनके पास था। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है, कभी मैं भूल नहीं सकता, और लखनऊ भी कभी इस बात को भूल नहीं सकता कि उसके सामने, उसके बीच से कोई इस तरह से चला जाता है जैसे देवदूत हो, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी अवहेलना के, बिना किसी अवसाद के। वैसा जाना बहुत मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। मैं अपने अग्रज शमना जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और अगली पीढ़ियों से, आगामी पीढ़ियों से निवेदन करूँगा कि वो उनका जो चिंतन है, उस चिंतन की जो शिखा है, दीप शिखा, उस दीप शिखा को आगे बढ़ाएं। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे और लखनऊ के लिए एक वो प्रतीक पुरुष थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जीवन में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मिलेगा।